देखें, मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, और नेक्स्ट पेज पे मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं लिखा, क्योंकि मैं आप लोगों से भी इनपुट लूंगा कि आप लोगों का क्या इनपुट है कि अगर हम 3 पेपर्स की तरफ जा रहे हैं, 4 पेपर्स की तरफ जा रहे हैं, 2 पेपर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपके जहन में क्या कॉम्बिनेशन और हो सकता है। मैंने कुछ 3 पेपर्स के आपके सामने कॉम्बिनेशन बनाए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, और जितने पॉसिबल प्रैक्टिकल सिनेरियोस हो सकते हैं ना, उस हिसाब से सब्जेक्ट को प्लॉट किया है, सिर्फ पहली अटेम्प्ट के लिए नहीं, क्योंकि मैंने प्लानिंग शॉर्ट टर्म नहीं करनी कि सिर्फ पहली अटेम्प्ट को देखा और अगली अटेम्प्ट में और तीसरी अटेम्प्ट में देखा ही नहीं कि आगे क्या होने वाला। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी रिमेनिंग सीफेक और एमएसए के जितने पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट वाइज या ब्रेक करने की कोशिश की है। कोई एक कॉम्बिनेशन आपके सामने नहीं रखा है, मेरे पास जितने पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते थे मैंने उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए रखे, और इसलिए नहीं कि मैं अपना कोई एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपके ऊपर इम्पोज करूं या आप लोग खुद डिसीजन मेकिंग ना करें। देखो अल्टीमेटली अगर मैं बुकिश चीजों को पढ़ के पास हो रहा हूँ और मुझ में डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर इतना मजा या इतना चार्म नहीं आ रहा होगा ना आपकी क्वालिफिकेशन। अब हमने बहुत सारे डिसीजन भी खुद लेने हैं, कब तक हम आईकेएप के इम्पोज या एक इंस्टीट्यूट के इम्पोज डिसीजन को पिक करते रहेंगे। हम खुद अपने लिए डिसाइड करें ना कि हमारे लिए क्या बेस्ट पॉसिबल है। तो जितने पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते थे उनको मैंने यहाँ प्लॉट करने की कोशिश की है। लाइक अगर तुम कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखो तो उसमें मैंने पहली अटेम्प्ट में एफएफआर, ऑडिट और बीएफडी का पेपर रखा है। दूसरी अटेम्प्ट में एमएसए1 कॉर्पोरेट लॉ, बीएमबीएस या स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रखा है। तीसरी अटेम्प्ट में एमएसए2 और टैक्स का पेपर रखा है। और इस तरीके से मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्लॉट करने की कोशिश की है। अब सब्जेक्ट को प्लॉटिंग करते वक्त हमने गैप्स को देखना है, थ्योरी नंबर्स को देखना है, फॉर्म्स की आर्टिकलशिप के बैलेंस को देखना है, और इन सारी चीजों को कंसिडर करना है। उन सारी चीजों पे या कॉम्बिनेशन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा आईकेएप का टाइम टेबल देख लूं ना कि आईकेएप के टाइम टेबल में कौन सा पेपर किस दिन होता है। आप अगर पिछली स्लाइड पे आएंगे तो आपके पास एक आईकेएप का टाइम टेबल आ रहा है कि आईकेएप वाले कौन सा सब्जेक्ट किस दिन ले रहे होंगे। मिला में सर, मंडे को हमारा रिपोर्टिंग का पेपर होता है, ट्यूसडे को हमारा बिजनेस फाइनेंस डिसीजन बीएफडी, वेडनेसडे को हमारा कॉर्पोरेट लॉ का पेपर, थर्सडे को हमारा एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, फ्राइडे को हमारा स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दैट इज बीएमबीएस इन द ओल्ड स्कीम, और सैटरडे को हमारा टैक्स या एडवांस टैक्सेशन का पेपर। और एमएसए1 एमएसए2 कब है सर? एमएसए1 एमएसए2 सेम वीक में, नेक्स्ट वीक में नहीं, सेम वीक में मंडे और ट्यूसडे वाले दिन है। लेकिन एमएसए1 के लिए आपका जरूरी है कि एफएफआर और एडवांस ऑडिट क्लियर हो, और एमएसए2 के लिए जरूरी है कि हमारा बीएफडी और बीएमबीएस का पेपर क्लियर हो। ऐसा ही है। अब एक तो मैंने ये देख लिया कि भाई गैप्स के हिसाब से मैंने एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट को सारों को प्लॉट कर। अब मुझे ये भी देखना है कि यार मैं जिन सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा हूं, जाहिर है तुम जब पहली अटेम्प्ट दोगे तो तुम्हारे पास साल 1.5 साल का टाइम होगा, लेकिन जब तुम दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट दे रहे होगे तो तुम्हारे पास साल 1.5 साल का नहीं, सिर्फ 4 से 5 महीने का टाइम होगा। प्लस जब तुम पहली अटेम्प्ट दे रहे होगे उस वक्त शायद तुम्हारा फर्म में या तुम्हारा इंडस्ट्री में जो स्टेटस हो ना वो जूनियर का होगा, तुम एक क्लाइंट पे बहुत एज ए टीम मेंबर काम कर रहे होगे। लेकिन जब तुम दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में पहुंचोगे तो तुम्हारा स्टेटस जूनियर से सीनियर, सेमी सीनियर की तरफ होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई क्या कहते हैं आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटी, सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउटसाइड पाकिस्तान। तो आप लोग शायद पाकिस्तान में उस वक्त जब हम जनरली आर्टिकल्स के दूसरे तीसरे साल में एंटर होने लगते हैं तो उस वक्त हमारे पास फर्म में सेकंडमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज भी होती है। 6 महीने का टाइम होता है, सेकंडमेंट भी होती है, फिर हमारा रोल भी सेमी सीनियर जॉब इंचार्ज वाला होता है, तो हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही होती है। तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना है कि तुम्हारी आर्टिकलशिप कैसे गुजरने वाली है, पहली अटेम्प्ट में कितना टाइम होगा, दूसरे अटेम्प्ट में कितना टाइम होगा, सेकंडमेंट लग गई तो उस केस में क्या होगा। तो मैंने क्या करा है कि हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेशन की बेसिस पे जो स्टडी आवर्स बनते हैं ना वो लिखने की कोशिश की है। ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, हर टीचर अपने हिसाब से इसको वेरी कर सकता है, इवन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा वो इसको अपने हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से लिखा है कि हर सब्जेक्ट का जो स्टडी आवर्स है ना वो तकरीबन इतना है। लाइक एफएफआर 200 आवर्स, लॉ, बीएफडी, टैक्स, ऑडिट अराउंड 150 to 160 आवर्स, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अराउंड 120 to 130 आवर्स, और एमएसए1 एमएसए2 में मैंने लिमिटेड 100 आवर्स रखे हैं कि भाई मेरे हिसाब से इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लास स्टडीज इतने घंटे या इतने आवर्स ले रही होती है हमारे। और मैं यूं कर सकता हूं कि जितना हमारा टाइम क्लास में लग रहा होता है ना, हर सब्जेक्ट तुमसे उतना ही सेल्फ स्टडी का टाइम भी रिक्वायर्ड करता है कैफ लेवल पे, फाइनल लेवल पे। अगर एक कोर्स 150 घंटे का है ना तो 150 घंटे क्लासरूम का मतलब है कि 150 घंटे तुमने इसकी सेल्फ स्टडी भी करनी है,
तो जाके आप उस थ्रेशोल्ड पे आओगे कि यार मैं आईक्यूब का पेपर क्लियर कर सकूं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एफएफआर का कोर्स इस सीफैब में सबसे हैवी कोर्स है। जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे हैवी कोर्स, सबसे मुश्किल कोर्स नहीं, सबसे हैवी कोर्स इन टर्म ऑफ क्वांटम। जितने स्टैंडर्ड्स तुमने एफर्ट 1 में कवर किए, जितने स्टैंडर्ड्स तुमने एफर्ट 2 में कवर किए, वही सारे स्टैंडर्ड्स का एडवांस और इन डेप्थ वर्जन तुम एफर्ट 1 में कवर करोगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे जो हमने एफर्ट 1 एफर्ट 2 का लेवल पे कवर नहीं किए, वो इंशाल्लाह तुम इस एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में कवर करोगे। तो क्लास ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा हैवी सब्जेक्ट है। पासिंग परसेंटेज के हिसाब से नहीं, पासिंग परसेंटेज के हिसाब से ऑडिट के पेपर का सबसे बुरा रिजल्ट होता है, बीएफडी का भी आजकल बुरा रिजल्ट आने लग गया, लॉ का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन एफएफआर हो गया जिसका रिजल्ट जनरली अच्छा रहता है। कोई ये ना सोचे कि मैं एफएफआर पढ़ाता हूं तो मैं ऐसा कह रहा हूं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़े, एफएफआर का ओवरऑल रिजल्ट ही अच्छा रहता है। लेकिन एफएफआर के कोर्स में जितनी चीजें हैं ना, और ऑडिट के कोर्स में जितनी चीजें हैं, वही सारी चीजें आपको काम का आएगी एमएसए 1 के लिए। मतलब एमएसए 1 के लिए आपको कोई नया अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट या कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं पढ़ाया जाएगा। जो चीजें आपने एफएफआर और एडवांस ऑडिट में कवर किए उन्हीं की एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है तुम्हारा एमएसए 1 का। सेम इसी तरह जो आप लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में और बीएफडी में कवर करोगे, उन्हीं चीजों को मिला जुला के अपने एमएसए 2 में अप्लाई करना है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपने पेपर को इस तरह से पिक करना है कि जिस अटेम्प्ट में तुम एफएफआर या एडवांस ऑडिट का पेपर दे रहे हो ना, कोशिश ये हो कि अगली अटेम्प्ट में एमएसए 1 हो। इसका नुकसान क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ? तो सर इसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने लेट से आज एफएफआर अटेम्प्ट किया, क्लियर किया, और 1 साल के बाद तुम एमएसए 1 का पेपर दे रहे हो, तो फिर तुम एमएसए 1 के लिए वही सारा एफएफआर दोबारा से रिवाइज कर रहे हो। तुम एमएसए 2 को 1 साल बाद या 6 महीने तो देखो मिनिमम टाइम है, तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आज मैं एफएफआर दे रहा हूं, आज मैं एडवांस ऑडिट क्लियर कर रहा हूं, तो मिनिमम 6 महीने बाद ही मैं पेपर दे सकता हूं, उससे पहले नहीं दे सकता। तो 6 महीने का टाइम तो अनअवॉइडेबल है, वो तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही है। लेकिन अगर मैं इसको 6 महीने से ज्यादा, साल 1.5 साल भी ले जाता हूं, तो फिर एमएसए 1 एमएसए 2 के लिए तुम्हें वही सारा रिपोर्टिंग, वही सारा ऑडिट, वही सारा बीएफडी दोबारा से चीजों को कवर करना पड़ रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन में ये भी देखना है कि हमारे पास स्टडी आवर्स भी बैलेंस हो रहे हो, कंसिडरिंग कि शुरू में पहली अटेम्प्ट 1 साल बाद है, दूसरी अटेम्प्ट 6 महीने बाद होगी, कंसिडरिंग कि फर्म में स्टार्ट में तुम्हारे स्टेटस जूनियर के, आगे जाकर तुम सेमी सीनियर या जॉब इंचार्ज लेवल पे काम कर रहे होगे, और कंसिडरिंग कि यार अगर मैं एफएफआर और ऑडिट क्लियर कर रहा हूं तो मेरी कोशिश हो कि फौरन ही अगले अटेम्प्ट में एमएसए दे दूं। अगर मैं बीएफडी और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे रहा हूं तो कोशिश है कि मेरा अगले ही अटेम्प्ट में एमएसए 2 का पेपर बन रहा हो। क्या ये बातें समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? अब आते हैं सर कॉम्बिनेशन पे। अब आते हैं सर कॉम्बिनेशन पे। मैंने जितने मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते थे ना, और भी सिनेरियोस हो सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल सिनेरियोस हो सकते हैं ना, वो मैंने आपके सामने 4 कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे हैं। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। जरा इन कॉम्बिनेशंस को देखो और खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो कि हर कॉम्बो का क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है, हर कॉम्बो में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। जरा देखें ए बी सी डी, हर कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखूं तो क्या अच्छी बात या क्या बुरी बात नजर आती है तुम्हारे कॉम्बिनेशन में? अगर हम पहले कॉम्बिनेशन को देखें, जिसमें मैंने पहली अटेम्प्ट में एफएफआर बीएफडी और ऑडिट रखा है, दूसरी अटेम्प्ट में एमएसए 1 लॉ और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रखा है, और तीसरी अटेम्प्ट में एमएसए 2 और टैक्स रखा है। अगर इस कॉम्बिनेशन को देखो तो इसमें अच्छी बात क्या नजर आ रही है? सर अगर मैं पहली अटेम्प्ट को देखूं ना, बीएफडी में गैप नहीं है, पहली अटेम्प्ट में बीएफडी में गैप नहीं है, ये बुरी बात है इसकी। लेकिन इसके बाद जितनी अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट टू थर्ड अटेम्प्ट, सारी अटेम्प्ट में हमारे पास गैप्स हैं। अगर मैं पहले वाले कॉम्बिनेशन पे हूं, मैं पहली अटेम्प्ट में एफएफआर ऑडिट दे रहा हूं, अगली ही अटेम्प्ट में एमएसए 1 दे रहा हूं। मैं पहली अटेम्प्ट में बीएफडी, दूसरी अटेम्प्ट में बीएमबीएस और तीसरी अटेम्प्ट में एमएसए 2 दे रहा हूं। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास 8 में से सिर्फ एक पर्चा ऐसा है, दैट इज बीएफडी, जिसमें तुम्हारे पास गैप नहीं होगा। बाकी एमएसए 1 एमएसए 2 की रिकंसिलिएशन वगैरह काफी हद तक एडजस्ट हो रही है। सर दूसरे वाले कॉम्बिनेशन पर है, मंडे एफएफआर, वेडनेसडे लॉ, थर्सडे ऑडिट, पहली अटेम्प्ट। दूसरी अटेम्प्ट में मंडे एमएसए 1, ट्यूसडे बीएफडी, फ्राइडे स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और तीसरी अटेम्प्ट में टैक्स और एमएसए 2।
सर क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है? सर पहली अटेम्प्ट में ऑडिट में गैप नहीं है, दूसरी अटेम्प्ट में बीएफडी में गैप नहीं है, और तीसरी अटेम्प्ट में गैप है। और पहली अटेम्प्ट में अगर ऑडिट और एफर्ट दे रहा हूं तो अगली अटेम्प्ट में मैं एमएसए 1 दे रहा हूं, ये अच्छी बात है। दूसरी अटेम्प्ट में मैं बीएफडी और बीएमबीएस दे रहा हूं तो तीसरी अटेम्प्ट में मैं एमएसए 2 दे रहा हूं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही है ना। तीसरे में आऊं तो एफएफआर ऑडिट और टैक्स पहली अटेम्प्ट में, दूसरी अटेम्प्ट में एमएसए 1 बीएफडी और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और तीसरी अटेम्प्ट में एमएससी 2 और लॉ। सर पहली अटेम्प्ट में तीनों में गैप है? यस। दूसरी अटेम्प्ट में तीनों में गैप है? नहीं सर, बीएफडी में गैप नहीं है। तीसरी अटेम्प्ट में दोनों में गैप है? नहीं सर, दोनों में गैप नहीं। चौथे कॉम्बिनेशन पर लगा, अच्छा पहले सॉरी तीसरे कॉम्बिनेशन में जिस अटेम्प्ट में मैंने एफएफआर ऑडिट दिया अगले अटेम्प्ट में एमएसए 1 है, यस। फिर जब मैंने बीएफडी और बीएमबीएस दिया अगले अटेम्प्ट में एमएससी 2 है, यस। और चौथा कॉम्बिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखा है कि पहले आप एफएफआर बीएफडी और लॉ, दूसरे अटेम्प्ट में आप एडवांस ऑडिट बीएमबीएस और टैक्स, और तीसरे अटेम्प्ट में एमएससी 1 और एमएससी 2। क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है? सर ये तो बुरा ही बुरा है। पहले अटेम्प्ट में किसी में भी गैप नहीं है, दूसरी अटेम्प्ट में भी किसी में भी गैप नहीं है, और पहली अटेम्प्ट के कोई 1 साल के बाद एमएसए 1 आ रहा है, तो मेरे ख्याल में डी को तो इवेल्युएट करना वैसे ही बेकार होगा। डी को इवेल्युएट करना वैसे ही बेकार होगा। क्यों? पहली अटेम्प्ट में नो गैप, ना इवन एमएसए 1 ओपन हो रहा है, दूसरी अटेम्प्ट में भी नो गैप, और फिर तुम पहली अटेम्प्ट देने के कोई तीसरी अटेम्प्ट के बाद एमएसए 1 और एमएसए 2 को अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो तीसरा वाला कॉम्बिनेशन गैप के पर्सपेक्टिव से भी हेल्दी नहीं है। तीसरा वाला कॉम्बिनेशन एमएसए 2 एमएसए 1 की सिनर्जी की पर्सपेक्टिव से भी हेल्दी नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं पहले और दूसरे और तीसरे गैप को देखूं, पहले वाले कॉम्बिनेशन में मेरे ख्याल में बीएफडी का गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में मेरे ख्याल में ऑडिट का गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में 2 गैप्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। एक तो हमारे पास बीएफडी का सेकंड अटेम्प्ट में, और तीसरा हमारे पास कंपनी लॉ वेडनेसडे वाले दिन। क्या ये समझ आ रहा है सबको कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? तो अगर मैं गैप के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर मैं गैप के पर्सपेक्टिव से देखूं तो तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में 2 गैप बन रहे हैं, पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन में एक गैप मिस हो रहा है, ऐसा ही है। सर क्या कहते हैं, बीएफडी बगैर गैप के देना चाहिए, ऑडिट बगैर गैप के देना चाहिए? बीएफडी बगैर गैप के देना चाहिए, ऑडिट बगैर गैप देना चाहिए? देखो फाइनल के एग्जाम में ना गैप का होना किसी नेमत से कम नहीं है। मैंने जिस टाइम पे सीए क्लियर किया था ना, उस वक्त मॉड्यूल ई मॉड्यूल एफ के 4 पर्चे, चारों लगातार दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन मॉड्यूल ई 4 दिन मॉड्यूल एफ, कोई गैप नहीं होता था। और रिजल्ट पता है क्या होता था? जनरली हम लोग 4 पर्चे उठाते थे, अच्छी खासी एवं आखिर तक 3 या 2 पर्चे पे आ जाती थी। बहुत कम लोग होते थे जो 4 पर्चे दे रहे होते थे, और 4 पर्चे देने वालों में से कोई बहुत कम होते थे जिनके चारों पास हो रहे। लाइक अगर 100 बच्चे 4 पेपर दे रहे हैं ना, तो 75 या 70 बच्चा तो ऐसा होता था जिसके चारों रुक रहे होते थे। कोई 15-20% आवाम ऐसी होगी जिसके 2 या 3 या 1 पेपर क्लियर हो रहा है, और कोई हार्डली 2-4% बच्चे ऐसे थे जिनके 4 में से चारों भी निकल रहे होते। अब हमने अपनी डिसीजन मेकिंग ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखना कि ऑन एन एवरेज पास में रिजल्ट क्या रहा है और हमने किस तरफ जाना है, ऐसा ही है। तो सर अगर मैं ए बी सी को इवैल्यूएट करूं, तो सी में तो 2 सब्जेक्ट्स में गैप जा रहा है, ए और बी में बीएफडी और ऑडिट का गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर बीएफडी में अगर गैप नहीं भी है ना तो चल जाएगा, ऑडिट में होना चाहिए, ऑडिट में गैप होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ ऑडिट का पर्चा वो नहीं है जो तुमने कैफ लेवल पे दिया था, जिसमें तुम पूरी स्टडी टेक्स्ट बैठ के चाट रहे होते थे। तुम्हें इजाजत होगी कि तुम अपने पास आइजाज एग्जाम में ले जा सकते हो, तो वो भी तुम्हारा एक केस स्टडी बेस्ड या मतलब सिनेरियो बेस्ड सवाल होगा, जिसमें तुम्हें सिनेरियो बेस्ड आंसर या अपनी बुक से चीजें ढूंढ के मैनेज करना होगी। तो ए और बी में समझ रहा हूं कि काफी हद तक इनडिफरेंट है, क्योंकि दोनों में एक एक सब्जेक्ट का गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सर बी में तो सॉरी सी में हमारे पास बी, अच्छा दोनों में 2-2 गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ए में सिर्फ एक गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बी और सी में 2-2 गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं गैप के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कॉम्बिनेशन ए इज द मोस्ट बेनिफिशियल। लेकिन सिर्फ इस चीज को कंसिडर नहीं करना, और भी वो चीजें हैं, थ्योरी नंबर्स का बैलेंस,
फॉर्म में हमें क्या चीज सपोर्ट करेगी, MSA1 MSA2 को क्या चीज अनलॉक करेगी। तो अगर मैं ए की तरफ जाऊं तो क्या मेरा बैलेंस है थ्योरी और नंबर्स में। सर अगर मैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखूं, ए देखूं, तो हमारे पास FFR एक न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, BFD बी एक क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, और ऑडिट एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट कह सकता हूं, यानी कि थ्योरी और नंबर्स यहां पे रिकंसाइल्ड है। दूसरी टर्म में जाऊं तो MSA1 लॉ और BMBS ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, लॉ थ्योरी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी थ्योरी। MSA में चलो तुम कह सकते हो कि 50% शायद FFR होगा, तो थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, लेकिन 50% वो भी तुम्हारा एडवांस ऑडिट का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। और तीसरी टर्म में मैं जा रहा हूं तो MSc2 और एडवांस टैक्स है, तो हमारे पास 2 ही पर्चे रह गए। यानी कि पहला वाला कॉम्बिनेशन जो है उसमें पहली अटेम्प्ट तो बड़ी इफेक्टिव है, लेकिन दूसरी अटेम्प्ट थोड़ी ड्राई हो रही है। अच्छा, दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ अगर तुम आओ तो FFR लॉ और ऑडिट एक क्वांटिटेटिव और 2 क्वालिटेटिव सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी अटेम्प्ट में MSA1 BFD एंड स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये थ्योरी और नंबर्स की टर्म में कितना बैलेंस्ड है। देखो पहली अटेम्प्ट में कौन सा, FFR क्वांटिटेटिव, लॉ थ्योरेटिकल, ऑडिट थ्योरेटिकल, यानी कि बैलेंस है। दूसरी अटेम्प्ट में अगर मैं देखूं तो MSA1 जिसमें 50% FFR 50% एडवांस ऑडिट है, BFD 100% क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 100% क्वालिटेटिव, तो यहां भी तुम्हारे थ्योरी और नंबर्स रिकंसाइल्ड एक तरीके से। और तीसरे अटेम्प्ट में तुम्हारे पास 2 ही पर्चे रह गए, MSc2 या एडवांस टैक्सेशन। और तीसरे कॉम्बिनेशन में अगर मैं आऊं तो FFR ऑडिट और टैक्स, FFR ऑडिट और टैक्स सर थ्योरी और नंबर्स रिकंसाइल्ड, FFR 100% न्यूमेरिकल है, ऑडिट 100% थ्योरी है, टैक्स वैसा ही है जैसा तुमने कैफ लेवल पे कवर किया था कि 50% मार्क पेपर तुम्हारा नंबर बेस्ड होता है, 50% मार्क पेपर तुम्हारा थ्योरेटिकल होता है। दूसरी टर्म में MSA1 BFD और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगेन एक 100% न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है, 100% थ्योरी का सब्जेक्ट है, एक हमारे पास MSA1 50-50 है। और तीसरी टर्म में हमारे पास लॉ और MSc2 रह गया। सर अगर इस बेसिस पे अगर मैं रैंकिंग करूं कि किन में हमारा थ्योरी और नंबर्स रिकंसाइल हो रहा है, तो कौन सी अटेम्प्ट सबसे अच्छी लग रही है। आई गेस बी और सी ना, सिर्फ सी थोड़ी, बी और सी दोनों। भाई देखो बी में पहली अटेम्प्ट FFR न्यूमेरिकल, लॉ थ्योरेटिकल, ऑडिट थ्योरेटिकल। दूसरी अटेम्प्ट MSA1 50-50, BFD और BMBS 100% न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड। तो बी और सी में बैलेंस आ रहा है कॉम्बिनेशन। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने शुरू में भी डिस्कस की कि अगर मैं अपने ऑडिट के आर्टिकल्स में जा रहा हूं तो तुम्हारा क्या अंदाजा है कि तुम्हें सबसे ज्यादा इन 6 या 8 सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा तुम्हारी ऑडिट के आर्टिकल्स में तुम्हें हेल्प करेंगे। सर एक तो नो डाउट एडवांस ऑडिट होगा, और दूसरा FFR होगा, और टैक्स। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहा है, या इवन अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते हो तो उसमें भी तुम्हारे पास एक है टैक्स का या डेफर्ड टैक्स का आ जाता है। और लॉ की भी एट टाइम्स आपको कंप्लायंस, लाइक अगर कोई बंदा स्पेसिफिकली को एक हमारे पास असाइनमेंट होता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, अगर कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असाइनमेंट कर रहा है, या इवन ऑडिट में बहुत सारी कंपनी लॉ के एंगल से चीजों को देख रहे होते हैं, तो आपको लॉ भी हेल्प कर सकता है। ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, अगेन बाकी लोग इस पे वेरी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मैं 100% उठाऊं ना आर्टिकल्स का, तो शायद इसमें मुझे 40 to 45% ऑडिट का सब्जेक्ट काम आता है, शायद इसमें मुझे 40 to 45% रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट काम आता है, और शायद 10 to 15% अगर मैं टैक्स का हेड कर रहा हूँ तो मुझे टैक्स काम आ जाएगा। अगर मुझे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असाइनमेंट या लॉ की कोई कंप्लायंस वगैरह चेक करने के लिए मिल गई तो वहां मुझे कंपनी लॉ भी काम आ रहा होगा। लेकिन 100% में से 90% जो है ना, मुझे ये 2 सब्जेक्ट जनरली हेल्प कर रहे होते हैं, एडवांस ऑडिट और एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तब हमने ये देखना है कि यार मैं जो कॉम्बिनेशन उठाऊं ना, इसमें ये वाले 2 सब्जेक्ट्स अपनी आर्टिकलशिप के शुरू में पढ़ूं, इसमें ये वाले 2 सब्जेक्ट्स अपनी आर्टिकलशिप के शुरू में पढ़ूं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने शुरू में इनकी कॉन्सेप्ट्स या उनकी बुकिश नॉलेज एक्वायर कर ली तो तुम्हारी ऑडिट का जो मॉडल है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा से गुजर रहा होगा। लाइक मैं पर्सनली बताऊं, हमारे टाइम पे एडवांस ऑडिट मॉड्यूल एफ में होता था। मैंने जिस वक्त सीए क्लियर किया, मॉड्यूल ई में एडवांस ऑडिट नहीं होता था, मॉड्यूल एफ में एडवांस ऑडिट होता। यानी कि मैं अगर आर्टिकल्स के दूसरे साल में जाके एडवांस ऑडिट क्लियर पढ़ता था, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मेरा मॉड्यूल ई पास हो।
और फिर मुझे 2 साल बाद पता चल रहा होता था कि यार ऑडिट में ये चीजें करनी होती थी और मैं 2 साल में क्या करके आया। ऑल्दो कि आपने कैफ लेवल भी ऑडिट पढ़ा है, लेकिन उसका एक हायर, उसका एक एडवांस वर्जन हम इंशाल्लाह यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सर ए, बी और सी, इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से आई गेस के तीनों मोर और लेस बराबर ही हैं, तीनों मोर और लेस बराबर ही हैं, क्योंकि तुम्हारे पास गैप्स भी मैनेज हो रहे हैं, एक जगह पे 2 गैप्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं, बाकी 2 जगह पे एक गैप कंप्रोमाइज हो रहे हैं। सर थ्योरी नंबर्स टर्म में भी बी और सी ज्यादा अच्छी रैंकिंग प्लॉट कर रहा है एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए में थोड़ा सेकंड अटेम्प्ट हमारी ड्राई हो रही है। अब एक और चीज देख लें, हमारे पास पहली अटेम्प्ट 1 या 1.5 साल बाद होगी और दूसरी अटेम्प्ट 6 महीने बाद होगी और तीसरी अटेम्प्ट भी 6 महीने बाद होगी। और आपके पास स्टडी आवर्स अगर मैं देखूं तो कौन से सब्जेक्ट ज्यादा टाइम पिएंगे? सर सबसे ज्यादा एडवांस ऑडिट मेरा टाइम पी रहा होगा, सॉरी एफएफआर मेरा टाइम पी रहा होगा। सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट टाइम पी रहा है? एमएसए 1 एमएसए 2 ना, क्योंकि एमएसए 1 एमएसए 2 में कोई तुम्हें नए कॉन्सेप्ट या नई इंप्लीकेशंस नहीं पढ़नी। जो बातें तुमने एफएफआर और ऑडिट में पढ़ी है वही तुम्हें एमएसए 1 में अप्लाई करनी है, जो बातें तुमने बीएफडी और बीएमबीएस में पढ़ी है वही बातें तुम्हें एमएसए 2 में अप्लाई करनी है। तो यहाँ तुम प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हो कि ना कि कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। और इसके बाद अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो मेरा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जिसकी जनरली लोग केस सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, ये हमारा जनरली कम टाइम ले रहा हो। बाकी एडवांस ऑडिट हो गया, एडवांस टैक्सेशन हो गया, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन हो गया या कॉर्पोरेट लॉ हो गया, ये मैं समझता हूं कि मोर और लेस 150 टू 160 आवर्स हमारे कंज्यूम कर रहा होता है। यानी कि अब तुमने कॉम्बिनेशन ऐसा उठाना है कि तुम अपनी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में एमएसए या बीएमबीएस में से कोई पेपर दे रहे होगे, लेकिन पहली अटेम्प्ट में थोड़े हेवी सब्जेक्ट्स दे रहे होंगे, जिसमें तुम्हारे पास एफएफआर है, जिसमें तुम्हारे पास बीएफडी है, जिसमें तुम्हारे पास ऑडिट है, जिसमें तुम्हारे पास कंपनी लॉ। तो ये सारी बातें, गैप्स को तुमने ध्यान में रखा, एमएसए 1 एमए 2 को तुमने ध्यान में रखा, थ्योरी नंबर्स को तुमने ध्यान में रखा, और पहली अटेम्प्ट में हेवी सब्जेक्ट्स और फिर आने वाली अटेम्प्ट में तुम थोड़े हल्के सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो, क्योंकि आने वाले अटेम्प्ट में तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम बन रहा होगा। इस बेसिस पे हमने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आइदर वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन ए, बी और सी। जी सर, तो अगर हम ए, बी और सी को देखें तो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? सर कुछ लोगों की आवाज यहाँ पे ऑप्शन ए की आ रही है, कुछ लोगों की ऑप्शन सी की भी आ रही है। ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, कोई एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन या कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके ऊपर हरगिज इंपोज नहीं किया जाएगा। जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगता है ना, लाइक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बगैर समझे चीजों को याद कर लेते हैं, उनकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होती है, मेरी भी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग है, मैं भी बगैर समझे चीजों को रट सकता हूँ। लेकिन कुछ सब्जेक्ट, कुछ बच्चे आते हैं ए लेवल्स के बड़े बच्चे के सर हम याद तो नहीं करेंगे, हम अपने अल्फाज में लिख लेंगे और न्यूमेरिकल मैनेज कर लेंगे। तो वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर अकॉर्डिंगली अपना कॉम्बिनेशन पिक कर रहा होगा। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन मत उठाना जैसे मॉड्यूल ये कॉम्बिनेशन नंबर डी है कि तुम पहली अटेम्प्ट में 3 सब्जेक्ट दे रहे हो विदाउट गैप, दूसरे अटेम्प्ट में 3 सब्जेक्ट दे रहे हो विदाउट गैप, फिर जाके तुम एमएससी 1 एमएससी 2 की तरफ जा रहे हो। ना तुम्हें गैप मिला, ना तुमने नंबर्स और थ्योरी को रिकंसाइल किया, ना तुमने एफएफआर और ऑडिट के फौरन बाद एमएसए दिया, ना तुमने बीएफडी बीएमबीएस के बाद फौरन एमएसए 2 अटेम्प्ट किया है। तो ए, बी और सी में से जो कॉम्बिनेशन हमें अपने पर्सपेक्टिव से सही लगता हो ना, उस कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है, कि आपको ये मेरा पर्सनल व्यू है, ए और बी में से कोई एक चीज पिक करनी चाहिए, ए और बी में से कोई एक चीज पिक करनी चाहिए। दोनों में आपका एक दिन का गैप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और दोनों में चीजें इस तरह से प्लॉट की गई है कि थ्योरी और नंबर्स रिकंसाइल्ड है, अटेम्प्ट भी मैनेज हो रही है, फर्म की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और बाकी चीजों में भी आपको इसके हवाले से ओवरऑल हेल्प हो रही होगी।